हेलो एंड वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यह है सेट 4। सेट 3 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सभी सेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी जो मिलेगी आप उसको नोट करते रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 4। सबसे पहले तो मैं अपने उन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा जो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और इतना ध्यान से देखते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने 72nd क्वेश्चन जो था थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन हो गया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसको इस वीडियो में हम फिर से दोबारा से करेंगे। और मुझे खुशी होती है जब कोई मेरा स्टूडेंट ऐसे नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके पूछता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा। क्योंकि हिस्ट्री में क्वेश्चंस कहाँ से पूछ लेते हैं इसका कोई अता पता चलता नहीं है, तो बहुत डिटेल्स में समझने की ज़रूरत होती है। आपने इससे पूछा है, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा और थैंक यू कहना चाहूँगा आप सभी का। ऐसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। और यदि आपको मेरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी हमारे साथ को एक साथ टाइप करेंगे तो आप मेरे चैनल पर जाके उसको पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन को हम दोबारा से समझते हैं। ऑप्शन 1 है गुप्त संवत का सबसे पहली बार प्रयोग प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है। ऑप्शन 2 है गुप्त संवत एवं वल्लभी संवत अभिन्न हैं। ऑप्शन सी है लक्ष्मण संवत का प्रचलन कश्मीर में होता है। और ऑप्शन 4 है कॉलम संवत 825 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सत्य कथन बताना है यहाँ पर। कूट 1 में है 1 2 3, कूट बी में 2 और 4 और कूट सी में 2 और 1 और डी कूट में है सभी सत्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 को पहले देखते हैं। गुप्त संवत का सबसे पहली बार प्रयोग प्रयाग प्रशस्ति में हुआ था, ये गलत है। क्योंकि गुप्त संवत का सबसे पहली बार प्रयोग जो हुआ था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ था, ना कि प्रयाग प्रशस्ति में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ये याद रख लेना। ये मथुरा अभिलेख में सबसे पहली बार जो हुआ था तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो लिखा गया था ना, उसमें हुआ था। ठीक है, गुप्त संवत और वल्लभी संवत ये भिन्न हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है कि दोनों अलग अलग हैं। गुप्त संवत अलग डेट पे शुरू हुआ था और वल्लभी संवत जो है वो अलग डेट पे शुरू हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन 3 है लक्ष्मण संवत का प्रचलन कश्मीर में होता है, ये गलत है। लक्ष्मण संवत का प्रचलन कश्मीर में ना होकर के बंगाल में होता है, क्योंकि लक्ष्मण सेन ने इसको शुरू किया था। तो लक्ष्मण सेन ने एक उपाधि भी धारण कर रखी थी, परम भागवत की। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी याद रख लेना। तो वहीं ऑप्शन 4 की बात करते हैं। कॉलम संवत जो था 825 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है कि कॉलम संवत 825 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्ट्राडिक्शनी है, क्योंकि इसमें कोई इतिहासकारों में आपस में विवाद है। कुछ इतिहासकार इसको ऐसे मानते थे कि जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने सुधार आंदोलन शुरू किए थे, उन्हीं सुधार आंदोलनों का जो प्रारंभ है उसको कॉलम संवत से जोड़ते हैं। कुछ इतिहासकार इसको ऐसे मानते हैं कि ये संवत जो शुरू हुआ था ये चेरमान पेरूमल के द्वारा जब केरल का बंटवारा किया गया था तब शुरू हुआ, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस। कॉलम संवत 825 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार इसके 2 ऑप्शन सही हैं, 2 और 4। 2 और 4 यहाँ पर बी में है, तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है। तो शुरू करते हैं आज का 76 क्वेश्चन से वीडियो आगे। जलकर का साक्ष्य किसके अभिलेखों से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है प्रतिहार, बी है गढ़वाल, ऑप्शन सी है चालुक्य और ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट्स। तो इसका आंसर है जलकर का साक्ष्य। जो जो जल के ऊपर कर लगता था उसके जो साक्ष्य हैं ये गढ़वाल जो शासक थे उनके जो अभिलेख हैं उसके ऊपर इसके प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर है गढ़वाल। 77वां क्वेश्चन है जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन थे? ऑप्शन 1 है याज्ञवल्क्य, ऑप्शन बी है अश्व घोष, ऑप्शन सी है बुद्ध घोष और ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि वज्र सूची के रचयिता कौन थे, ये तो क्वेश्चन हम बताएंगे। और वज्र सूची में मैक्सिमम जाति प्रथा की तीव्र आलोचना की गई है, ये भी कई बार मिलान करने में, जैसे कूट में दे देते ना कथन अभिकथन में, उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका अश्व घोष। अश्व घोष ऐसे राइटर थे जिन्होंने एक लिखा था ग्रंथ वज्र सूची, जिसमें उन्होंने जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर है। 78वां क्वेश्चन है विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन ए है दिव्यावदान, ऑप्शन बी है अशोकावदान, सी में है अवदान शतक या फिर डी ललित विस्तार।
तो विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है ललित विस्तार में। ललित विस्तार जो ग्रंथ है ना, ये महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। तो इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। तो इस ग्रंथ में ये ऑप्शन याद रख लेना, एक ऐसी कोटेशन है इसमें लिखी हुई जिसमें इसमें एक आख्यान बताया गया है ना। तो उसमें गौतम बुद्ध को 1 से लेकर 421 तक के लिए जो शून्य वाली संख्या है उसको गिनने के लिए कहा गया था। तो ऐसा ऑप्शन बन के पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये है ललित विस्तार में इसके बारे में बताया गया। तो इस प्रकार विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला जो बौद्ध ग्रंथ है वो है ललित विस्तार। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन है, तालगुंड एवं हरहा प्रशस्ति के लेखक कौन है। यहाँ पर ऑप्शन ए है कुब्ज और रवि शांति, ऑप्शन बी है रवि शांति और रवि कीर्ति, ऑप्शन सी है वत्स भट्टी और कुब्ज और उमापतिधर और रवि शांति ऑप्शन डी में पूछा गया है। तो यहाँ पर तालगुंड और हरहा प्रशस्ति के लेखक जो है ना वो है ऑप्शन ए कुब्ज और रवि शांति। यहाँ पर ए इसका आंसर है। 80वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है मनुस्मृति, बी है भागवत गीता, सी है ब्रह्म सूत्र और डी है उपनिषद। तो यहाँ पर प्रस्थान त्रयी में जो सम्मिलित नहीं है जो है मनुस्मृति, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। 81वां क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल यहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ऑप्शन ए है अक्षेत्र, बी है हस्तिनापुर, सी काम्पिल्य, डी है नौमी शारनाय। तो 60,000 मुनियों की सभा लगी थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा मुनि इकट्ठे हुए थे, यहाँ पर महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ये जगह थी नौमी शारनाय, ऑप्शन डी है यहाँ पर राइट आंसर है इसका। 82वां क्वेश्चन है, 1121 ईस्वी का एक अभिलेख एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है जहाँ चरक संहिता और वाग्भट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती है, वह स्थित था। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, 2018 या 19 में है आया है। तो ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है वल्लभी, ऑप्शन डी है तिरुवाडुतुरे। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है तिरुवाडुतुरे, ऑप्शन डी। 83वां क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान 825 ईस्वी के निम्न कथन पर विचार करें। सुलेमान ने कथन दिया है, इसकी पढ़ेंगे। इसमें क्या पूछा है, उसका राज्य जीव की आकृति के समान है, उस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, अशुभ सेना अद्वितीय है और वह अरबों का शत्रु है। भारतीय उपमहाद्वीप में उसके अतिरिक्त कोई और राज्य नहीं है जो डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। सुलेमान का ये उपरोक्त कथन किस राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन ए है पाल, ऑप्शन बी परमार, ऑप्शन सी प्रतिहार और ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये प्रतिहार राजों के बारे में सुलेमान ने लिखा था। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय स्थानों की पहचान हेतु अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयास अधिकांश किसकी यात्रा विवरण पर आधारित थे। तो ऑप्शन ए है ह्योन-सांग, बी फाहियान, सी इत्सिंग या डी चाओ यू कुआं। तो ज़्यादा जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो उनके काम करने का तरीका था, उन्होंने सबसे पहले जो ह्योन-सांग की जो थ्योरी थी, जो उनकी यात्रा का विवरण था ना, उसको लेकर के उन्होंने उसको आइडेंटिफाई करना शुरू किया था। यहाँ पर ऑप्शन ए है ह्योन-सांग। 85वां क्वेश्चन है, रंभा मंजरी नाटक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है जयचंद्र, बी है राजशेखर, सी दंडी और डी ऑप्शन है जयदेव। तो रंभा मंजरी नाटक के लेखक हैं जयचंद्र, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 86वां क्वेश्चन है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे। ऑप्शन ए है रामानुज, बी है कौटिल्य, सी है अमर्त्य सेन, डी है भास्कराचार्य। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लीलावती के बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा होगा। तो ये है ऑप्शन डी भास्कराचार्य। 87वां क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। जो जैन विद्वान थे, जैनिज्म को मानते थे हेमचंद्र, तो ये थे ऑप्शन ए में है अमोघवर्ष, बी है कुमारपाल, सी है औरनराज, डी है विद्याधर। तो हेमचंद्र जो थे वो कुमारपाल के सभा में रहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, कुमारपाल। 88वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नया सम्मत चलाने का यश प्राप्त है। ऑप्शन ए है धर्मपाल, बी देवपाल, सी है विजय सेन या डी है लक्ष्मण सेन। तो यहाँ पर पीछे क्वेश्चन में मैंने 72वां क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। तो लक्ष्मण सेन जो बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने बंगाल में लक्ष्मण सम्मत चलाया था, जो परम भागवत की उनके पास उपाधि भी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर है। 89वां क्वेश्चन है, राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख बलोत्रा सिक्कों का दान किया था। ऑप्शन ए है मेहर भोज, बी है भोज परमार, सी है पृथ्वीराज थर्ड या डी है जयसिंह सिद्धराज। तो राजपूत वंश का राजा था जयसिंह सिद्धराज, इसने 1 लाख बलोत्रा सिक्के जो एक मस्जिद के निर्माण के लिए दिए थे। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, जयसिंह सिद्धराज। 90वां क्वेश्चन है, प्राकृत ग्रंथ गौड़वाह में
किसके चरित्र का वर्णन है? ऑप्शन ए है भास्कर वर्मन, ऑप्शन बी शशांक, सी है वत्सराज, डी है यशोवर्मन। तो प्राकृत ग्रंथ गौड़वाह में जो चरित्र जिसका वर्णन किया गया वो है यशोवर्मन का, ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर है। 91 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे से कूट को सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में लेखक हैं, सूची 2 में ग्रंथ दिए हुए हैं। तो ऑप्शन 1 में ए है शूद्रक ने लिखी थी मुष्कटिनम, ऑप्शन 3 के साथ। और विल्हण की रचना है विक्रमादेव चरित्र, ऑप्शन 2 के साथ। और महेंद्र वर्मन वन के द्वारा लिखी गई थी मतविलास, ऑप्शन 4। और घूर्णा ढय के द्वारा लिखा गया था वृहत कथा, ऑप्शन 1। यहाँ पर 3, 2, 4, 1 ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 92 क्वेश्चन है, रानी रुद्ररंभा निम्न में से किस राजवंश की थी? ऑप्शन ए है बदामी के चालुक्य, बी है वेंगी के चालुक्य, सी है वरंगल के काकतीय, या डी ऑप्शन है मदुरई के पांडे। तो रानी रुद्ररंभा वारंगल के काकतीय वंश से संबंधित थी, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 93 क्वेश्चन है, किसने कहा था इतिहास काल तथा तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अवशित्र प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत प्रतिसंवाद है? तो ऑप्शन ए है कॉलिंगवुड, बी है डेविड थॉमस, सी है रॉन्के, या डी है E.H. कार। तो ये स्टेटमेंट थी डॉक्टर E.H. कार की, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है आंसर इसका। 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास की व्याख्या के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सूत्रपात किया था? ऑप्शन ए है A.B. कीथ, बी ऑप्शन है D.D. कोसाम्बी, सी है F. मैक्स मूलर, और डी ऑप्शन है R.P. चंदा। तो मैं आपको बता दूं कि D.D. कोसाम्बी एक ऐसे भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया। उनकी जितनी बुक्स आप पढ़ोगे ना उसमें से सभी उनका मार्क्सवादी दृष्टिकोण रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही है, D.D. कोसाम्बी। 95 क्वेश्चन है, रामचरित शीर्षक ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन ए है वाल्मीकि, बी है कंबन, सी है संध्या करनंदी, डी ऑप्शन तुलसीदास। तो रामचरित शीर्षक नामक ग्रंथ लिखा था संध्या करनंदी ने। तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण, और कंबन ने भी रामायण का जो तमिल में अनुवाद किया था तो उसका नाम रखा था ई रामावतारम। तो कंबन के बारे में आपको यहाँ पर इतना बताना चाहिए। ये थे टोटल 95 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आपको यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @ आप डाल करके स्टडी हमारे साथ एक साथ टाइप करेंगे तो आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो वहाँ से आप इसका PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।